हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रेप रडार। आज के इस वीडियो में हम करेंगे एआई इन वन शॉट, जो आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए एक मस्ट वॉच है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम एआई का सिलेबस देख लेते हैं। एआई का जो थ्योरी एग्जाम होगा वो 50 मार्क्स का होगा एंड इट्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए जो है वो 10 मार्क्स का होने वाला है एंड इसमें आती है यूनिट एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। जो पार्ट बी है वो हमारा 40 मार्क्स का होगा एंड इसमें आएंगे यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 5, यूनिट 6, 7 एंड 8 एंड यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 4 नहीं आएंगे क्योंकि ये प्रैक्टिकल एग्जाम्स में हो चुका है। सो आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे पार्ट बी को। लेट्स स्टार्ट विद यूनिट 2, डेटा साइंस मेथोडोलॉजीज। ये यूनिट जो है आपके एग्जाम में 8 मार्क्स की वेटेज कैरी करती है। सो व्हाट इज डेटा साइंस मेथोडोलॉजी? डेटा साइंस मेथोडोलॉजी जो है एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है यूज्ड बाय डेटा साइंटिस्ट टू सॉल्व द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स बाय यूजिंग डेटा। मतलब डेटा साइंस मेथोडोलॉजी जो है ये एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिससे हम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को डेटा की हेल्प से सॉल्व करते हैं। ये हमारे को एक स्टेप बाय स्टेप फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ये एक ऑर्गेनाइज्ड वर्कफ्लो प्रोवाइड करता है एंड एक एफिशिएंट सॉल्विंग अप्रोच, प्रॉब्लम सॉल्विंग की एक एफिशिएंट अप्रोच देता है। इट वॉज डेवलप्ड बाय जॉन रॉलिंस जो IBM में एक डेटा साइंटिस्ट हैं। स्टेप्स ऑफ डेटा साइंस मेथोडोलॉजी, इसमें होते हैं हमारे 10 स्टेप्स। सबसे पहले प्रॉब्लम, फिर अप्रोच, डेटा, अंडरस्टैंडिंग, प्रिपरेशन, मॉडल, इवेल्युएशन, डिप्लॉयमेंट एंड फीडबैक। ये हमारे 10 स्टेप्स होते हैं। स्टेप 1 होता है बिजनेस अंडरस्टैंडिंग। इसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं कि प्रॉब्लम क्या है या हम किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। इसमें हम कस्टमर की नीड्स को अंडरस्टैंड करते हैं, क्लियर ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करते हैं एंड यूज करते हैं 5W एंड 1H, मतलब व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, हु एंड हाउ। इसमें हम डिजाइन थिंकिंग को अप्लाई करते हैं। सेकेंड स्टेप आता है एनालिटिक अप्रोच। अब हम डिसाइड करते हैं कि प्रॉब्लम जो है उसको हम सॉल्व करेंगे कैसे। हाउ कैन डाटा सॉल्व द प्रॉब्लम। इसमें कुछ टाइप्स होते हैं जैसे कि रिग्रेशन। रिग्रेशन में नंबर्स को प्रिडिक्ट किया जाता है, मतलब हाउ मैनी का जवाब मिलता है रिग्रेशन से। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन में कैटेगरीज बना दी जाती हैं। क्लस्टरिंग, क्लस्टरिंग में ग्रुपिंग करते हैं, अगर सेम टाइप की कुछ चीजें हैं तो उनको ग्रुप बना दिया जाता है। एनोमली डिटेक्शन, एनोमली डिटेक्शन में हम अनयूजुअल डाटा है, अगर हमारे पास रिडंडेंट डाटा है तो उसको निकालना। एंड सजेस्ट द ऑप्शंस, मतलब रिकमेंडेशन, सजेशंस मिलेंगे तो रिकमेंडेशन। फिर कुछ टाइप ऑफ एनालिटिक्स होते हैं जैसे कि डिस्क्रिप्टिव, मतलब क्या हुआ था। डायग्नोस्टिक, मतलब क्यों हुआ था। प्रिडिक्टिव, मतलब क्या हो सकता है एंड प्रिस्क्रिप्टिव, मतलब अब क्या किया जा सकता है। फिर स्टेप 3 आता है हमारे पास डेटा रिक्वायरमेंट्स। यहाँ हम डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा डेटा चाहिए। नंबर्स चाहिए, टेक्स्ट चाहिए, इमेजेस चाहिए। डेटा जो चाहिए उसका फॉर्मेट क्या होने वाला है हमारे पास, उसका सोर्स क्या होने वाला है। टाइप में आ जाएगा नंबर्स, टेक्स्ट, इमेजेस। फॉर्मेट आ जाएगा टेबल है, CSV है या कोई डेटाबेस है। सोर्सेज में आ जाएगा अगर हमें ऑनलाइन मिल रहा है डेटा या किसी सर्विस कंडक्ट करवाने के बाद मिल रहा है। और टाइप्स ऑफ डेटा में आ जाएगा स्ट्रक्चर्ड, जैसे कि टेबल्स, टेबल्स बने हुए हैं, एकदम वेल स्ट्रक्चर्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड डेटा है। अनस्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड में आते हैं इमेजेस एंड टेक्स्ट। और सेमी स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड में आ जाता है ईमेल्स एंड XMLs। स्टेप 4 इज डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन में हम देखते हैं कि डेटा को कैसे कलेक्ट किया जा सकता है। इसके 2 टाइप्स होते हैं। प्राइमरी, प्राइमरी जैसे कि खुद हमने डेटा को कलेक्ट किया है सर्वे से, एक्सपेरिमेंट से, ये फर्स्ट हैंड डेटा होता है। और दूसरा टाइप आता है सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा जो होता है ये ऑलरेडी अवेलेबल होता है वेबसाइट्स पे, डेटाबेसिस पे, गूगल पे एटसेट्रा। स्टेप 5 इज डेटा अंडरस्टैंडिंग। यहाँ हम देखते हैं जो हमने डाटा कलेक्ट किया है वो यूजफुल एंड करेक्ट है या नहीं है। इसमें हम मिसिंग वैल्यूज देखते हैं, पैटर्न्स देखते हैं, ग्राफ्स एंड स्टैट्स को यूज करते हैं। स्टेप 6 इज डेटा प्रिपरेशन। यहाँ पे हम डेटा को क्लीन करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। इसमें हम मिसिंग वैल्यूज को हैंडल करते हैं, डेटा क्लीनिंग करते हैं। डुप्लीकेट वैल्यूज अगर आ रही हैं तो उनको रिमूव किया जाता है। डेटा को एक अच्छे फॉर्मेट में फॉर्मेट किया जाता है एंड डेटा सेट्स को कंबाइन किया जाता है।
नेक्स्ट स्टेप नंबर 7 इज मॉडलिंग। इसमें हम मॉडल को बनाते हैं। इसमें हम दो टाइप के मॉडल्स देखते हैं। डिस्क्रिप्टिव मॉडल, डिस्क्रिप्टिव मॉडल होता है वो समराइज करता है डेटा को और वो डेटा को समझने के लिए होता है। एंड प्रिडिक्टिव मॉडल, प्रिडिक्टिव मॉडल जो होता है वो फ्यूचर प्रिडिक्ट करता है। जैसे कि एग्जांपल्स हो जाएंगे रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन। स्टेप 8 इज इवेल्युएशन। यहाँ चेक करते हैं कि जो मॉडल है, हमने जो मॉडल बनाया है मॉडलिंग के थ्रू, वो सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसमें हम प्रिडिक्शन, जो हमने प्रिडिक्ट किया हुआ होता है, वर्सेस एक्चुअल देखते हैं। इसमें डायग्नोस्टिक चेक में हम देखते हैं प्रिडिक्ट जो हमने किया था वर्सेस जो एक्चुअल मॉडल काम कर रहा है वो मैच कर रहे हैं या नहीं। और स्टेटिस्टिकल टेस्टिंग होती है, इसमें हम रिलायबिलिटी, एक्यूरेसी को चेक करते हैं। स्टेप 9 इज डिप्लॉयमेंट। अब मॉडल को रियल वर्ल्ड में यूज किया जाता है, जैसे कि उसको डिप्लॉय किया जाता है यूजिंग वेबसाइट, मोबाइल ऐप्स या फिर सॉफ्टवेयर सिस्टम्स। स्टेप नंबर 10 इज फीडबैक। अब लास्ट में यूजर का फीडबैक लिया जाता है कि जो मॉडल है, जो मॉडल बनाया गया है वो उनकी रिक्वायरमेंट्स पे काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसमें यूजर का फीडबैक लिया जाता है और उस फीडबैक पे मॉडल को इम्प्रूव किया जाता है। अगर मॉडल में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो ये प्रोसेस आइटरेटिव होता है, मतलब वापस से हम स्टेप नंबर 1 पे चले जाएंगे और फिर से वो प्रोसेस रिपीट होती है। इट इज आइटरेटिव। तो ये थी हमारी 10 स्टेप्स ऑफ डेटा साइंस मेथोडोलॉजी। नेक्स्ट टॉपिक इज मॉडल वैलिडेशन। मॉडल का वैलिडेशन का मतलब होता है मॉडल को टेस्ट करना ऑन न्यू डेटा, चेकिंग हाउ वेल द न्यू मॉडल परफॉर्म्स ऑन न्यू अनसीन डाटा। इसका इंपॉर्टेंस होता है कि इससे हमारी एक्यूरेसी इंप्रूव होती है और आउटफिटिंग अवॉइड होता है एंड एरर्स जो होते हैं, बग्स होते हैं, वो रिड्यूस होते हैं। मॉडल वैलिडेशन की 2 टेक्निक्स होती हैं, एक होती है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट एंड दूसरी होती है के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में क्या किया जाता है, डेटा को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। पहला स्टेप जो होता है वो ट्रेन के लिए होता है और दूसरा टेस्ट के लिए। ट्रेन में मॉडल को बनाने के लिए होता है और टेस्ट जो होता है मॉडल को बनने के बाद चेक करने के लिए होता है। इसमें जो कॉमन रेशियो आता है वो हमारे पास 80-20 का रखा जाता है। 80% ट्रेन के लिए एंड 20% टेस्ट के लिए, या फिर 70% ट्रेन के लिए एंड 30% टेस्टिंग के लिए। के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन, ये हमारा सेकेंड टाइप ऑफ मॉडल वैलिडेशन टेक्निक होती है। इसमें डेटा को डिवाइड कर दिया जाता है के पार्ट्स में या फिर फोल्ड्स में। अब हर बार अलग पार्ट टेस्ट होता है। ये ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, पर ये जो के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन टेस्टिंग है ये ज़्यादा एक्यूरेट होती है। प्रोसेस क्या है, सबसे पहले ट्रेनिंग की जाएगी ऑन के आई फोल्ड्स, फिर टेस्टिंग की जाएगी आई फोल्ड्स पे एंड रिपीट किया जाएगा बहुत बार। तो इसलिए ये एक्यूरेट ज़्यादा होता है एंड फुल डेटा सेट इसमें यूज हो जाता है। नेक्स्ट इज मॉडल परफॉर्मेंस या फिर इवेल्युएशन मैट्रिक्स। इसमें हमारे पास सबसे पहले हम देखेंगे क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स। क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स में हमारा फर्स्ट पार्ट है कंफ्यूजन मैट्रिक्स। कंफ्यूजन मैट्रिक्स जो होती है वो एक ऐसा टेबल होता है जो मॉडल के प्रिडिक्शंस और एक्चुअल जो डाटा था उसके प्रिडिक्शन वैल्यूज को कंपेयर करता है। यहाँ पे टीपी है हमारे पास ट्रू पॉजिटिव, टीएन है हमारे पास ट्रू नेगेटिव, एफपी है फॉल्स पॉजिटिव एंड एफएन इज फॉल्स नेगेटिव। ट्रू पॉजिटिव मतलब जैसे हमारा एक्चुअल वैल्यूज था एक्चुअल यस एंड प्रिडिक्टेड वैल्यूज में भी यस था, तो ट्रू पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब दोनों वैल्यूज मैच हुई हैं तो टीपी लिखते हैं हम। नेक्स्ट इज टीएन कब लिखते हैं, टीएन मतलब कि ट्रू नेगेटिव, एक्चुअली भी नो था एंड प्रिडिक्टेड भी नो था। जब दोनों मैच हो गए तो टीपी आ जाएगा ट्रू पॉजिटिव एंड टीएन आ जाएगा ट्रू नेगेटिव। नेक्स्ट हमारे पास 2 एरर केसेस होते हैं, एफपी एंड एफएन, फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव। यह है कि जब हमारे पास एक्चुअल में तो आंसर नो था लेकिन उस मॉडल ने प्रिडिक्ट कर दिया यस, तो ये हमारे पास एक गलत केस आ जाता है, गलत हो गया यहाँ पे। एंड जब हमारे पास एक्चुअल में तो यस था बट प्रिडिक्शन किया गया नो, तो यहाँ पे भी एफएन आ जाएगा, मतलब फॉल्स नेगेटिव। यहाँ पे मॉडल ने काम सही से नहीं किया है। फिर दूसरा आता है एक्यूरेसी। ये बताता है कि जो टोटल प्रिडिक्शंस हुए हैं उसमें से सही कितने गए, कितने प्रिडिक्शन सही हुए हैं। सही है टीपी एंड टीएन बाय टोटल, तो ये एक्यूरेसी होती है। थर्ड इज प्रिसीजन। प्रिसीजन में आता है जब मॉडल यस प्रिडिक्ट करता है तो वो कितनी बार सही हो रहा है।
जब यस प्रिडिक्ट कर रहा है तो टीपी वाला बार सही हो रहा है, टीपी अपॉन टोटल, टोटल यस टीपी अपॉन टीपी प्लस एफपी, टीपी अपॉन टीपी प्लस एफपी प्रिसीजन बताता है। फोर्थ इज रिकॉल। रिकॉल है एक्चुअल यस केसेस में से कितनों को ये सही पहचान पाया है, तो रिकॉल में आ जाता है टीपी अपॉन टीपी प्लस एफ एन, एंड लास्ट में आता है हमारे पास F1 स्कोर। F1 स्कोर होता है जब प्रिसीजन और रिकॉल दोनों इंपॉर्टेंट हो तो हम F1 स्कोर को देखते हैं। ये दोनों का हार्मोनिक मीन होता है F1 इक्वल टू 2 इंटू प्रिसीजन इंटू रिकॉल अपॉन प्रिसीजन प्लस रिकॉल। ये इसका फॉर्मूला होता है F1 स्कोर का। सिंपल वर्ड्स में हम देखें तो एक्यूरेसी हमारे ओवरऑल कितना हम सही कर पाए हैं, प्रिसीजन है जितने यस बोले उसमें से सही यस कितने हुए, रिकॉल इज जितने यस होने चाहिए थे उनमें से ये कितने ढूंढ पाया है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ इवैल्यूएशन मैट्रिक्स इज रिग्रेशन मैट्रिक्स। जब हमारा कोई मॉडल कॉन्टिन्यूस वैल्यूज प्रिडिक्ट करता जा रहा होता है जैसे टेम्परेचर या प्राइसेस, तब हम चेक करते हैं एक्चुअल वैल्यू और प्रिडिक्टिव वैल्यू में कितना अंतर है, कितना एरर है। तो सबसे पहला तरीका आता है हमारे पास मीन एब्सोल्यूट एरर, MAE। अब सबसे पहले हम करते हैं क्या है कि एक्चुअल वैल्यू और प्रिडिक्टिव वैल्यू का जो है डिफरेंस निकाल लेते हैं और उस वैल्यूज को हम एब्सोल्यूट लेते हैं, मतलब कि हमेशा हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे और फिर सबका एवरेज निकाल देंगे। इट इज मीन एब्सोल्यूट एरर। फिर आता है MSE, मीन स्क्वायर्ड एरर। MSE इसमें हम डिफरेंस का स्क्वायर करके एवरेज निकालते हैं, डिफरेंस का स्क्वायर कर देते हैं फिर एवरेज निकाली जाती है। फिर थर्ड आता है हमारे पास रूट मीन स्क्वायर्ड एरर, RMSE। RMSE में MSE का जो हमने ऊपर MSE निकाला है मीन स्क्वायर्ड एरर, उसका अंडर रूट कर दिया जाता है। MSE की यूनिट बदल जाती है स्क्वायर होने की वजह से, लेकिन RMSE जो है वापस उसी यूनिट में आ जाता है जिससे हमारा डेटा था। इससे हमारा जो रिजल्ट है उसको समझना बहुत आसान हो जाता है, मतलब एरर को फाइंड करना इजी हो जाता है। This completes your unit number 2. Now we will continue with unit number 3, making machine C. तो चलिए शुरू करते हैं। Introduction to making machine C. Making machine C refers to enabling computers to interpret and understand the visual data, images and videos. Making machine C का मतलब होता है कंप्यूटर्स को इमेजेस और वीडियोस को समझाना सिखाना। इसी फील्ड को हम कहते हैं कंप्यूटर विजन। इसका सिंपल डेफिनेशन हो सकता है कि कंप्यूटर विजन जो है वो एक AI की ऐसी फील्ड है जिसमें मशीन्स इमेजेस को देखकर आइडेंटिफाई करती हैं और उनको एनालाइज करती हैं जस्ट लाइक ह्यूमंस। कंप्यूटर विजन अलाउज मशीन्स टू सी एंड अंडरस्टैंड द इमेजेस लाइक ह्यूमंस। नेक्स्ट इज हाउ मशीन्स सी। मशीन्स कैसे दिखती हैं। अब ह्यूमंस जो हैं वो आइज यूज करते हैं देखने के लिए और उसको इंटरप्रेट करने के लिए ब्रेन यूज करते हैं। मशीन जो है वो कैमरा को यूज करती हैं देखने के लिए और एल्गोज को यूज करती हैं, एल्गोरिदम्स को यूज करती हैं उनको एनालाइज करने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए। अब मशीन के लिए इमेज क्या होती है। मशीन के लिए इमेज होती है एक पिक्सल, पिक्सल का कलेक्शन। पिक्सल होते हैं स्मॉल स्मॉल डॉट्स होती हैं बहुत सारी, उसका कलेक्शन ही इमेज बनाता है। और हर पिक्सल की कुछ RGB कलर वैल्यूज होती हैं, जितने जितने उसमें कलर्स होते हैं हर कलर की एक RGB वैल्यू अलग होती है और हर इमेज की इंटेंसिटी अलग होती है। अब पिक्सल का कन्वर्जन बताया कि अगर एक 100 बाय 100 की इमेज है हमारे पास तो उसमें 10,000 पिक्सल्स होंगे। वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर विजन। इसके स्टेप्स हैं कि इमेज इज कैप्चर्ड बाय यूजिंग अ कैमरा। सबसे पहले एक इमेज को कैप्चर किया गया कैमरा को यूज करते हुए। अब इमेज जो है वो कैसे स्टोर हुई है, वो पिक्सल डाटा में स्टोर हुई है। इमेज इज कन्वर्टेड इनटू पिक्सल डाटा। अब एल्गोरिदम्स जो होते हैं वो इस डाटा को प्रोसेसिंग करते हैं। पैटर्न्स फीचर्स आर रिकॉग्नाइज्ड। अब होती है पैटर्न की रिकॉग्निशन। फिर आता है आउटपुट। आउटपुट इज जनरेटेड, प्रिडिक्शन या रिजल्ट। प्रोसेस ऑफ मेकिंग मशीन सी। स्टेप 1 इज इमेज एक्विजिशन, कैमरा से इमेज कैप्चर करना। इस स्टेप में आता है इमेज एक्विजिशन में आता है कैप्चरिंग द इमेज फ्रॉम कैमरा और सेंसर्स। स्टेप 2 इज प्री प्रोसेसिंग। प्री प्रोसेसिंग में इमेज को क्लीन किया जाता है, कोई नॉइज रिमूवल होती है, उस इमेज को क्लीन किया जाता है, रिसाइज या फिर नॉर्मलाइज किया जाता है उस इमेज को। स्टेप 3 इज फीचर एक्सट्रैक्शन। इंपॉर्टेंट फीचर्स निकाल लिए जाते हैं जैसे कि एजेस, शेप्स, कलर्स, इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। स्टेप 4 इज क्लासिफिकेशन एंड डिटेक्शन।
मशीन जो है वो डिसाइड करती है कि ये क्या चीज़ है, मतलब कौन सा ऑब्जेक्ट इमेज में दिखा रखा है, उसकी पोजीशन को लोकेट करती है। स्टेप 5 इज आउटपुट, जिसमें जो फाइनल लेबलिंग होती है, मतलब मशीन जो है वो पता लगाती है कि ये क्या चीज़ है, ऑब्जेक्ट को फुली डिटेक्ट कर लेती है। फॉर एग्जाम्पल कोई कैट की इमेज दे रखी है तो वो लेबल कर देगी इट एज ए कैट। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर विजन टास्क्स। सबसे पहले आता है इमेज की क्लासिफिकेशन। इमेज को लेबल दिया जाता है या फिर उसकी कैटेगरी जो है इमेज की वो आइडेंटिफाई की जाती है। फिर आता है ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, डिटेक्टिंग द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करना और वो इमेज के किस पोजीशन पे है उसको डिटेक्ट करना। इमेज सेगमेंटेशन, इमेज को पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है इस इमेज सेगमेंटेशन। फिर आता है फेस रिकॉग्निशन, अगर किसी पर्सन की इमेज है तो उसके फेस के फेशियल फीचर्स और उसका फेस आइडेंटिफाई करना इस फेस रिकॉग्निशन। नेक्स्ट इज एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर विजन। अब ये कंप्यूटर विजन हमारी डे टू डे लाइफ में कहाँ काम आ रहा है, जैसे कि हम देखते ही हैं हमारे स्मार्टफोन्स में फेस लॉक होता है, वो भी कंप्यूटर विजन का एक एग्जांपल है। सेल्फ ड्राइविंग कार्स, मेडिकल डायग्नोस्टिक्स में भी ये काफ़ी यूज़ होता है। सिक्योरिटी सर्विलियंस, एग्रीकल्चरल मॉनिटरिंग में भी आजकल इनमें कंप्यूटर विजन का बहुत यूज़ देखा जाता है। और विजुअल सर्च जो हम करते हैं आजकल ऑनलाइन शॉपिंग में भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, वो भी एग्जाम्पल है कंप्यूटर विजन का ही। व्हाट आर द चैलेंजेस इन कंप्यूटर विजन? लाइटनिंग के इश्यूज आते हैं, एंगल्स के इशू आते हैं, ऑक्लूजन हो जाता है, मतलब कि ऑब्जेक्ट कभी कभी इमेजेस में पार्शियली हिडन होता है, तो वो भी एक इशू है कंप्यूटर विजन के लिए, क्योंकि जो उसको इमेज को वो मशीन जो है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाती प्रॉपरली कि क्या चीज़ है। फिर आता है लार्ज डेटा रिक्वायरमेंट, इसके लिए डेटा की रिक्वायरमेंट बहुत लार्ज है एंड बायस हो सकता है ट्रेनिंग डेटा में, जिसने मशीन बनाई है उसमें थोड़ी बायसनेस आ सकती है। नेक्स्ट इज फ्यूचर एस्पेक्ट्स। फ्यूचर में जो है वो बेटर सेल्फ ड्रिवन कार्स आएंगी, एडवांस्ड ऑटोनोमस व्हीकल्स, स्मार्ट सिटीज़, एआई बेस्ड हेल्थ केयर सिस्टम्स बनाए जाएंगे, और ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटीज़ में यूज़ होगा, एंड ह्यूमन लेवल आई विजन सिस्टम्स, ह्यूमन लेवल जितने ह्यूमन देख पाते हैं अच्छी तरह वैसा ही उसी इंटेलिजेंस से कंप्यूटर विजन भी जो काम करेगा फ्यूचर में। नेक्स्ट वी हैव यूनिट नंबर 5, इंट्रोडक्शन टू बिग डाटा एंड डेटा एनालिटिक्स। सबसे पहले हम देखते हैं बिग डाटा होता क्या है। बिग डाटा का मतलब है बहुत ही लार्ज, बहुत ही कॉम्प्लेक्स डाटा जो नॉर्मल टूल से हमारा हैंडल नहीं हो पाता। बिग डाटा रेफर्स टू एक्सट्रीमली लार्ज एंड कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स डेटा सेट्स दैट कैन नॉट बी प्रोसेस्ड यूजिंग द ट्रेडिशनल मेथड्स। अब सोर्सेज क्या हैं बिग डाटा के? बिग डाटा से सोर्सेज हमारे माने जाते हैं सोशल मीडिया, सेंसर्स या आईओटीज, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस और वीडियो एंड इमेजेस। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ डाटा। टाइप्स ऑफ डाटा हम 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर्ड, देन अनस्ट्रक्चर्ड एंड थर्ड इज सेमी स्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड में हमारा डेटा जो होता है वो ऑर्गेनाइज्ड होता है टेबल्स में, रोज एंड कॉलम्स में वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है। एग्जाम्पल हो जाएगा एक्सेल एंड डेटाबेसेस। सेकेंड इज अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। अनस्ट्रक्चर्ड डाटा में हमारे पास कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं होता। इसके एग्जाम्पल्स हम मानते हैं इमेजेस, वीडियो, सोशल मीडिया की पोस्ट्स, इन सबको। थर्ड टाइप ऑफ डाटा इज सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। इसमें थोड़ी पार्शियल ऑर्गेनाइजेशन होती है, पार्शियली ऑर्गेनाइज्ड एंड पार्शियली अनऑर्गेनाइज्ड। एग्जाम्पल हो जाएगा जेसन की फाइल या एक्सएमएल की फाइल। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डाटा। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिग डाटा होते हैं 5 V's। ये एग्जाम में बहुत आता है। फर्स्ट V इज वॉल्यूम, सेकेंड इज वेलोसिटी, थर्ड इज वेराइटी, फोर्थ इज वेरासिटी एंड फिफ्थ इज वैल्यू। वॉल्यूम मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा है, वॉल्यूमिनस डाटा है। वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब स्पीड एट विच द डेटा इज जनरेटेड, डेटा किस स्पीड से जनरेट किया जा रहा है। थर्ड इज वेराइटी, वेराइटी मतलब किस टाइप का डाटा है, वेरियस टाइप्स हो सकते हैं ना जैसे डाटा के, तो फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा इज वेराइटी। वेरासिटी क्या होता है? वेरासिटी होता है हमारे पास डेटा की क्वालिटी और रिलायबिलिटी, मतलब डेटा सही है या नहीं है, रिलायबल है या नहीं है, वो देखा जाता है वेरासिटी में। वैल्यू, वैल्यू है कि बहुत सारा डाटा है बिग डेटा,
है ना। तो उसमें से यूजफुल इंसाइट्स हमने अपने डेटा में से ले लेना इज वैल्यूएबल डेटा को हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया डेटा से। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बिग डाटा के। एडवांटेजेस ऑफ बिग डेटा। बिग डेटा के बहुत बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि बेटर डिसीजन लेने में ये हेल्प करता है, बिजनेस की ग्रोथ करने में हेल्प करता है, रियल टाइम एनालिसिस प्रोवाइड कर सकता है ये डेटा, कॉस्ट रिड्यूस करता है, एंड कस्टमर का जो एक्सपीरियंस है, कस्टमर की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको इम्प्रूव करने में भी हेल्प करता है। ये हो गए बिग डेटा के एडवांटेजेस। नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ बिग डेटा। अब बहुत ज़्यादा डेटा हो जाएगा तो फिर सबसे पहले हमारे पास हमारे कॉस्ट ज़्यादा लगेंगी उसको स्टोर करने की, प्राइवेसी की कंसर्न्स आ जाएंगे, इतना डेटा संभालने में सिक्योरिटी के रिस्क आएंगे, प्रोसेसिंग हमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाएगी, और इसके लिए स्किल्ड प्रोफेशनल्स लगेंगे जिसमें एक्स्ट्रा कॉस्ट जो होगी वो इनकलकेट हो जाएगी। नेक्स्ट इज डेटा एनालिटिक्स। डेटा एनालिटिक्स का मतलब होता है डेटा को एनालाइज करना। डेटा एनालिटिक्स इज द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग डेटा टू यूजफुल इनसाइट्स, टू एक्सट्रैक्ट द यूजफुल इनसाइट्स। इसके हम 4 टाइप्स मानते हैं, डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक, प्रिडिक्टिव एंड प्रिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव में आ जाता है डेफिनेशन ऑफ व्हाट हैपेंड, डायग्नोस्टिक की डेफिनेशन हो जाएगी कि व्हाई इट हैपेंड, क्यों हुआ था ये, प्रिडिक्टिव में इंक्लूड होएगा वो डाटा की व्हाट विल हैपन, क्या हो सकता है, एंड प्रिस्क्रिप्टिव विल इंक्लूड व्हाट शुड बी डन, क्या प्रिवेंटिव मेजर्स या क्या प्रिस्क्रिप्टिव मेजर्स हम ले सकते हैं। नेक्स्ट इज वर्किंग ऑन बिग डेटा एनालिटिक्स। इसकी प्रोसेस समझ लेते हैं। सबसे पहले आता है डेटा को कलेक्ट करना। फर्स्ट इज डेटा कलेक्शन, डेटा को कलेक्ट करना। सेकेंड इज डेटा को स्टोर करना। अब वो इतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ डेटा है तो उसको या तो क्लाउड में स्टोर करते हैं या डेटाबेस में स्टोर करते हैं। थर्ड इज डेटा को प्रोसेस करना। फोर्थ इज अब प्रोसेस डेटा को एनालाइज करना अपने यूज के लिए। नेक्स्ट इज डेटा को विजुअलाइज करना, डेटा विजुअलाइजेशन। इसमें हम ग्राफ्स या विजुअल्स डायग्राम्स बनाते हैं जिससे हम डेटा को इजीली समझ पाएं, इजीली विजुअलाइज कर पाएं। नेक्स्ट इज सिक्स्थ डिसीजन मेकिंग। फाइनली एक डिसीजन ले लिया जाता है। नेक्स्ट इज माइनिंग डेटा स्ट्रीम्स, डेटा माइनिंग स्ट्रीम्स। ये कंसेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या होता है कि जो कॉन्टिन्यूस डेटा होता है उसको एनालाइज करते रहते हैं। कॉन्टिन्यूस डेटा फ्लो को एनालाइज करते रहना इज माइनिंग द डेटा स्ट्रीम्स। एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे कि लाइव सोशल मीडिया डेटा, कोई लाइव स्ट्रीम चल रही है, लाइव ट्वीट्स आ रहे हैं, लाइव सोशल मीडिया में कुछ भी हो रहा है, जैसे कि स्टॉक मार्केट की अपडेट्स देखना, वो भी लाइव चलता रहता है। सेंसर का डेटा, किसी सेंसर का डेटा आ रहा है तो वो भी लाइव चलता रहेगा। तो ये जो माइनिंग डेटा स्ट्रीम्स होते हैं ये हमारे रियल टाइम इनसाइट्स देने के लिए यूज होता है, रियल टाइम एनालिसिस के लिए माइनिंग डेटा स्ट्रीम्स यूज करते हैं। नेक्स्ट इज फ्यूचर ऑफ बिग डेटा। अब फ्यूचर में तो बिग डेटा बहुत यूज होता ही है, आजकल ही होता है, तो फ्यूचर में तो बहुत ज़्यादा होने वाला है। इसमें हम एआई की इंटीग्रेशन देखेंगे फ्यूचर में। ये फ्यूचर में स्मार्ट सिटीज़ के लिए हेल्पफुल होगा, हेल्थ केयर सिस्टम्स के लिए हेल्पफुल होगा, पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस देने के लिए हेल्पफुल होगा, हर चीज़ का ऑटोमेशन और हर चीज़ का रियल टाइम एनालिटिक्स देने के लिए भी बिग डेटा बहुत यूजफुल होगा। तो गाइस ये कंप्लीट होता है हमारा यूनिट नंबर 5 इन वन शॉट। नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे यूनिट नंबर 6 अंडरस्टैंडिंग द न्यूरल नेटवर्क्स। ये यूनिट आपका 6 मार्क्स कैरी करेगा। यूनिट नंबर 6 विल कैरी 6 मार्क्स। इंट्रोडक्शन टू न्यूरल नेटवर्क्स। न्यूरल नेटवर्क होता क्या है? न्यूरल नेटवर्क एक ऐसा सिस्टम होता है जो जैसे हमारे ब्रेन्स में भी न्यूरॉन्स होते हैं बहुत सारे, उसी सिस्टम से इंस्पायर्ड एक सिस्टम हमें होता है, वो होता है न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क इज एन सिस्टम इंस्पायर्ड बाय द ह्यूमन ब्रेन, जो यूज होता है पैटर्न्स को और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। जैसे हमारा ब्रेन न्यूरॉन से बना होता है ना, वैसे ही न्यूरल नेटवर्क भी नोड्स से बना होता है। इट कंसिस्ट ऑफ कनेक्टेड नोड्स, जैसे ह्यूमंस में न्यूरॉन्स होते हैं, इसमें नोड्स होते हैं दैट प्रोसेसेस द इंफॉर्मेशन। और ये यूज कहाँ कहाँ होता है? ये इमेज रिकॉग्निशन में यूज होता है, एआई सिस्टम्स में यूज होता है, स्पीच रिकॉग्निशन में यूज होता है। पार्ट्स ऑफ अ न्यूरल नेटवर्क।
तीन मेन पार्ट्स हम न्यूरल नेटवर्क में याद रखते हैं। सबसे पहले होता है इनपुट लेयर। इनपुट लेयर नाम से ही पता चल रहा है जहाँ से इनपुट आएगा, जहाँ से डेटा जो है सिस्टम में एंटर होगा। ये फर्स्ट लेयर है ऑफ द न्यूरल नेटवर्क एंड इट टेक्स द इनपुट डेटा। सेकेंड होती है कुछ हिडन लेयर्स। हिडन लेयर्स में प्रोसेसिंग चलती है। इट प्रोसेसेस द डाटा, परफॉर्म्स द कैलकुलेशंस। लेकिन और हिडन लेयर्स जो हैं वो कुछ मल्टीपल लेयर्स भी हो सकती है, एक भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। दे कैन बी मल्टीपल लेयर्स। थर्ड इज आउटपुट लेयर। आउटपुट लेयर जो होती है यहाँ पे हमें फाइनल आउटपुट, फाइनल रिजल्ट मिलता है। ये प्रिडिक्शन और क्लासिफिकेशन करती है। नेक्स्ट इज कंपोनेंट्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क के क्या कंपोनेंट्स होते हैं? सबसे पहला कंपोनेंट देखते हैं हम, वो होता है न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स या फिर हम इन्हें नोड्स भी कह सकते हैं। ये बेसिक यूनिट्स होती हैं एक नेटवर्क की। सेकेंड इज वेट्स। वेट्स जो होती हैं ये इंपॉर्टेंस डिसाइड करती है हर इनपुट की। हर जो भी इनपुट आती जाती है उसको प्रायोरिटी बेसिस पे डिसाइड करती है कि कौन सी इंपॉर्टेंट है, कौन सी इंपॉर्टेंट नहीं है। थर्ड इज बायस। बायस होता है आउटपुट को एडजस्ट करना, सेम कुछ पैरामीटर्स पे क्या आउटपुट को डिफाइन करती है कि कोई इंपॉर्टेंट है या नहीं है, तो ये बायस कहलाता है। फिर आता है एक्टिवेशन फंक्शन। एक्टिवेशन फंक्शन जो होता है वो डिसाइड करता है कि कब न्यूरॉन जो है वो एक्टिवेट होगा, कब कौन सा न्यूरॉन एक्टिवेट होगा और कब वो इनएक्टिव हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। इसके एग्जाम्पल होते हैं ReLU, सिग्मॉइड एंड TANH। नेक्स्ट इज वर्किंग ऑफ अ न्यूरल नेटवर्क। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझते हैं। सबसे पहले इनपुट जो डेटा है उसको फेड किया जाता है इनटू द इनपुट लेयर। इनपुट लेयर जो है वो इनपुट डाटा को लेती हैं एंड दे एंटर इट इनटू द सिस्टम। फिर डेटा जो है प्रोसेसिंग लेयर से, मतलब हिडन लेयर से पास कराया जाता है। नेक्स्ट, ईच न्यूरॉन मल्टीप्लाइज इनपुट विद वेट्स। अब हर जो न्यूरॉन होता है वो इनपुट को मल्टीप्लाई कराया जाता है वेट से। बायस को ऐड किया जाता है, एक्टिवेशन फंक्शन जो होता है उसको अप्लाई किया जाता है एंड फाइनली हमें आउटपुट जो होता है वो जनरेट हो जाता है, आउटपुट मिल जाता है। आउटपुट से ही प्रिडिक्शन होता है, क्लासिफिकेशन होता है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स। इंपॉर्टेंट टाइप्स देखते हैं। सबसे पहले होते हैं, 4 इंपॉर्टेंट टाइप्स है हमारे पास। फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क या डीप न्यूरल नेटवर्क। यहाँ पे फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क सिंपली डाटा जो है एक डायरेक्शन में आगे की तरफ फ्लो होता है। नेक्स्ट इज CNN। CNN जो होता है ये इमेजेस के लिए स्पेसिफिकली यूज किया जाता है। रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क जो है RNN, ये सीक्वेंशियल डाटा के लिए होता है। सीक्वेंशियल डाटा जैसे कि टेक्स्ट या स्पीच है, उनके लिए रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क यूज किया जाता है। नेक्स्ट, फोर्थ इज डीप न्यूरल नेटवर्क। डीप न्यूरल नेटवर्क जो होता है, अगर हमारे पास हिडन लेयर जो है वो मल्टीपल होती हैं तो हमारा डीप न्यूरल नेटवर्क DNN यूज किया जाता है। फ्यूचर देख लेते हैं न्यूरल नेटवर्क्स का। फ्यूचर में न्यूरल नेटवर्क जो है वो हमें पता है कि बहुत पावरफुल होने वाले हैं, एडवांस्ड होने वाले हैं। तो इससे हमारे पास मोर एडवांस्ड AI सिस्टम्स डेवलप होंगे, स्मार्ट AI सिस्टम्स डेवलप होंगे, हेल्थ केयर में रेवोल्यूशन आएगी बिल्कुल, बेटर ऑटोमेशन होगा, इम्प्रूव्ड हेल्थ केयर डायग्नोसिस, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस में भी ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस प्रोवाइड की जाएगी काफ़ी मशीन्स को भी। AI मतलब ओवरऑल और ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाएगा। कुछ सोसाइटल इम्पैक्ट्स देख लेते हैं न्यूरल नेटवर्क की। सोसाइटी पे इनका क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। पॉजिटिव इम्पैक्ट तो जैसे कि ऑटोमेशन हो जाएगा टास्क, डिसीजन मेकिंग जो है वो इम्प्रूव होएगी, मेडिकल एडवांसमेंट्स आएंगी और स्मार्ट असिस्टेंट्स आएंगे ह्यूमन की डे टू डे फंक्शनिंग में हेल्प करने के लिए। कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं, जैसे कि बढ़ती ऑटोमेशन के साथ जॉब लॉस होगा। जब चीज़ें ही ऑटोमेटिक होने लग जाएंगी तो जॉब्स तो जाएंगी लोगों की, जॉब लॉस होगा। प्राइवेसी के कंसर्न्स बढ़ेंगे, AI में बायसनेस बढ़ेगी और सिक्योरिटी रिस्क्स भी आएंगे। इसलिए AI का एक रिस्पॉन्सिबल यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके साथ हमारा
ये यूनिट भी खत्म होता है। यूनिट नंबर 6 अंडरस्टैंडिंग न्यूरल नेटवर्क्स खत्म होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 7 जनरेटिव एआई। यूनिट नंबर 7 जनरेटिव एआई, ये आपके एग्जाम में 7 मार्क्स की वेटेज रखती है। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं जनरेटिव एआई होता क्या है। इंट्रोडक्शन टू जनरेटिव एआई। जनरेटिव एआई वो एआई सिस्टम है जो नया कंटेंट क्रिएट करता है। Generative AI refers to the AI system that can create new content such as images, text, audio या video. Unlike the traditional AI, जैसे कि ट्रेडिशनल AI जो हमारा पहले टाइम पे AI हम देखते थे वो सिर्फ डेटा को एनालाइज करता था, लेकिन आजकल जो AI है, नैनो बनाना टेक्नोलॉजी है या फिर कुछ ऐसे ही कुछ सिस्टम्स हैं, वो न्यू डेटा को जनरेट कर पा रहे हैं, इमेजेस बना पा रहे हैं, वीडियोस बना पा रहे हैं, म्यूजिक भी जनरेट कर पा रहे हैं। तो ये है जनरेटिव AI। मतलब अब सिर्फ एआई का ये काम नहीं है कि वो सिर्फ डेटा ही एनालाइज करेगा, बल्कि वो डेटा को क्रिएट भी कर पा रहा है। ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, इमेजेस, सारे फॉर्मेट्स को वो आजकल क्रिएट कर पा रहा है। यही है जनरेटिव एआई। वर्किंग ऑफ जनरेटिव एआई समझते हैं। सबसे पहले एआई को प्रोवाइड किया जाता है एक लार्ज डेटा सेट। कलेक्शन करेंगे सबसे पहले हम एक लार्ज डेटा सेट की, हर टाइप्स ऑफ डेटा की, है ना, और फिर उस मॉडल को, अपने एआई मॉडल को हम ट्रेन करेंगे ऑन recognizing various patterns. Then we will learn relationships in data and then generate a new content based on the input या prompt. क्या होता है कि AI को बहुत बड़ा डेटा सेट दिया जाता है। अब वो पैटर्न्स को लर्न करता है, उनके पैटर्न्स के रिलेशनशिप समझता है, फिर उस इनपुट डाटा पर वो नया कंटेंट जो है जनरेट करना सीखता है। इस प्रोसेस को हम ट्रेनिंग बोलते हैं। जैसे कि हम इनपुट डालते हैं राइट अ स्टोरी, और एआई जो है आउटपुट में क्या दे देता है, हमें एक स्टोरी क्रिएट करके दे देता है। यही जनरेटिव एआई है। अब जो मॉडल्स हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं, जनरेटिव या फिर डिस्क्रिमिनेटिव। जनरेटिव मतलब नया डेटा सेट क्रिएट कर रहा है, डिस्क्रिमिनेटिव मतलब सिर्फ डेटा को क्लासीफाई कर पा रहा है। जनरेटिव में आता है लर्न द न्यू डेटा डिस्ट्रीब्यूशन, बट डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल जो है सिर्फ क्लासीफाई करता है डेटा को। Generative can create new data, discriminative cannot generate a new data. इसकी एग्जाम्पल्स आते हैं GAN जनरेशनल एडवर्सेरियल नेटवर्क्स एंड VAE वेरिएशनल एंडो ऑटो एनकोडर्स। एंड डिस्क्रिमिनेटिव का आ जाता है एग्जाम्पल स्पैम डिटेक्शन मॉडल। ये आपका डिफरेंस भी हो गया जनरेटिव वर्सेस डिस्क्रिमिनेटिव। जनरेटिव मतलब सिर्फ डेटा को लर्न करके डेटा क्रिएट कर पा रहा है, लेकिन डिस्क्रिमिनेटिव जो है वो कुछ नया क्रिएट नहीं कर रहा है, कुछ नया डेटा क्रिएट नहीं कर रहा है, सिर्फ डेटा को क्लासीफाई कर रहा है। नेक्स्ट इज एप्लीकेशंस ऑफ द जनरेटिव एआई। अब इसके कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं, रियल लाइफ यूजेस देखते हैं, जैसे कि चैटबॉट्स, एआई इमेजेस, म्यूजिक क्रिएशन, इमेज क्रिएशन, कोडिंग में हेल्प करता है, गेम डिजाइन में हेल्प करता है। आजकल हर जगह मतलब जनरेटिव एआई यूज हो रहा है, हर फील्ड में, तो इसकी काफ़ी एप्लीकेशंस है। फिर एक कंसेप्ट आता है हमारे पास लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, LLMs। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। LLM होते क्या हैं? ये बहुत बड़े स्केल पे AI मॉडल्स होते हैं जो लैंग्वेज को भी समझ सकते हैं, क्वेश्चंस के आंसर देते हैं, एसेज लिख सकते हैं, ट्रांसलेशंस कर सकते हैं, मतलब ये बिल्कुल ह्यूमन लाइक रिस्पॉन्सेस देते हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं। LLMs large language models are advanced AI models trained on the huge text data to understand and generate human-like language. Features क्या हैं इसके? ये कॉन्टेक्स्ट को समझ पा रहे हैं, ये मीनिंगफुल रिस्पॉन्सेज को जनरेट कर सकते हैं, और ये ट्रांसलेशन या समराइजेशन जैसे मुश्किल टास्क को भी परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कोई हमने PDF दे दी तो उसको ये समराइज करके दे देता है। एग्जाम्पल्स हो जाएंगे चैटबॉट्स और वर्चुअल असिस्टेंट्स। लार्ज लैंग्वेज मॉडल के ये दो एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट इज फ्यूचर क्या होगा जनरेटिव एआई का। तो जनरेटिव एआई आज भी हम कितना ज़्यादा यूज़ करते हैं जनरेटिव एआई को, तो फ्यूचर भी इसका बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। ये एआई कंटेंट बनाने में हेल्प करेगा, और वो कंटेंट बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक प्रोवाइड कर रहा है ये कंटेंट। एजुकेशन में और हेल्थ केयर में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा।
ये क्रिएटिव टास्क को भी ऑटोमेशन कर देगा, क्रिएटिविटी जो होती है उसको भी ऑटोमेट कर देगा। ये ह्यूमन एआई कोलैबोरेशन करेगा और पर्सनलाइज्ड एआई सिस्टम्स जो होगा बन जाएंगे फ्यूचर में। एथिकल एंड सोशल इम्प्लीकेशंस, वैसे ही कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स होते हैं और कुछ इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स होंगे। जैसे कि प्रोडक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्रिएटिविटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी एंड एक्सेसिबिलिटी भी बेटर होगी। काफ़ी लोगों को, हर लोग को ये एक्सेसिबल होगा। एंड नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाएंगे कि फेक कंटेंट बहुत ज़्यादा, मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा फैलेगी, जॉब डिस्प्लेसमेंट, बायस एंड प्राइवेसी कंसर्न्स। इसलिए एआई का रिस्पॉन्सिबल यूज़ जो होता है बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज यूनिट नंबर 8 जो आपकी 8 मार्क्स की है। एग्जाम में इसकी वेटेज है 8 मार्क्स। इंट्रोडक्शन टू डेटा स्टोरी टेलिंग। डेटा स्टोरी टेलिंग का क्या मतलब होता है? डेटा स्टोरी टेलिंग का मतलब है कि हमने डेटा को यूज़ करते हुए एक स्टोरी के फॉर्म में प्रेजेंट करना है उसको। इसमें 3 चीज़ें होती हैं, डेटा, विजुअल्स एंड स्टोरी। इन तीनों चीज़ों को कंबाइन करके एक जो फॉर्म बनाई जाती है, स्टोरी फॉर्म, वो ईजी टू अंडरस्टैंड होती है और इम्पैक्टफुल होती है। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हाट इज डेटा स्टोरी टेलिंग? डेटा स्टोरी टेलिंग इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेटिंग इनसाइट्स फ्रॉम डेटा यूजिंग विजुअल्स एंड नरेटिव्स। इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, डेटा, विजुअल्स एंड स्टोरी, स्टोरी या नैरेटिव। गोल क्या होता है कि डेटा को ईजी टू अंडरस्टैंड बनाना है और इम्पैक्टफुल बनाना है। वाई इज डेटा स्टोरी टेलिंग पावरफुल? ये इसको डेटा स्टोरी टेलिंग को एक पावरफुल टूल क्यों माना जा रहा है आजकल? क्योंकि ये जो है डेटा को सिंपल बना दे रहा है, ऑडियंस को एंगेजिंग लगता है ना, और डिसीजन मेकिंग भी इजी हो जाती है एंड ये बहुत ही ज़्यादा इजीली समझ आ जाता है। देखते हैं इसके पॉइंट्स। सिंप्लीफाइज द कॉम्प्लेक्स डाटा, सिंप्लीफाई कर दे रहा है बहुत मुश्किल डाटा को भी, डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर रहा है, ऑडियंस को एंगेज करके रखता है एंड मेक्स इंफॉर्मेशन मेमोरेबल, improves communication. एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर डेटा स्टोरी टेलिंग, इसके 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, वो हमने देख ही लिया कि डेटा, स्टोरी एंड विजुअल्स। ये तीनों मिलकर एक इफेक्टिव स्टोरी टेलिंग बनाते हैं। डेटा हम यूज़ करते हैं एक्यूरेट और रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। स्टोरी टेलिंग में हम एक्यूरेट और रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन ही यूज़ करते हैं, टू द पॉइंट। फिर आता है नैरेटिव या स्टोरी, इसमें हम वो मैसेज दिखाते हैं जो हम कन्वे करना चाहते हैं। एंड कुछ विजुअल्स यूज़ करते हैं, जैसे कि हम चार्ट्स यूज़ कर देंगे, ग्राफ्स, डैशबोर्ड्स यूज़ करेंगे, और इन तीनों को यूज़ से हमें इफेक्टिव स्टोरी टेलिंग कर पाते हैं। नेक्स्ट इज नरेटिव स्ट्रक्चर या फ्रीटैग्स पिरामिड। फ्रीटैग पिरामिड क्या कहता है कि 5 स्टेजेस होती हैं ऑफ स्टोरी नरेटिव। सबसे पहले आता है एक्सपोजिशन। एक्सपोजिशन में इंट्रोडक्शन आता है हमारे डेटा या फिर कंटेक्स्ट का। सेकेंड इज राइजिंग एक्शन, इसमें इंटरेस्ट को बिल्ड किया जाता है या फिर ट्रेंड्स को शो किया जाता है। थर्ड इज क्लाइमैक्स, की इनसाइट्स या फिर कुछ मेन पॉइंट्स को इसमें शो किया जाता है। फोर्थ इज फॉलोइंग एक्शन, एक्सप्लेनेशन होती है इसमें रिजल्ट्स की। एंड देन इज रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन में फाइनली कंक्लूड किया जाता है, डिसीजन दिया जाता है। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ डेटा एंड विजुअलाइजेशन। जिस टाइप का हमारे पास डाटा होगा उसी टाइप का हम विजुअल चार्ट बनाएंगे या ग्राफ बनाएंगे। जैसे कि अगर हमारे पास कैटेगोरियल डाटा है तो हम बार चार्ट्स या पाई चार्ट्स का यूज़ करेंगे। सिमिलरली फॉर न्यूमेरिकल डाटा वी विल यूज़ लाइन ग्राफ्स एंड हिस्टोग्राम्स। अगर टाइम बेस्ड डाटा है तो लाइन चार्ट्स यूज़ करेंगे, कंपैरिजनल डाटा है तो बार चार्ट से उसका कंपैरिजन शो करेंगे। एंड इफ़ वी हैव डिस्ट्रीब्यूशन डाटा तो हिस्टोग्राम या फिर बॉक्स प्लॉट का यूज़ कर सकते हैं। स्टेप्स टू क्रिएट ए डेटा स्टोरी। डेटा स्टोरी बनाने के स्टेप्स क्या होते हैं? सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करते हैं कि हमारी स्टोरी का ऑब्जेक्टिव क्या है। फिर कलेक्ट करते हैं डाटा को और उसको प्रिपेयर करते हैं। देन वी एनालाइज द डेटा। अब विजुअल्स चूज़ करते हैं, जैसे कि हमारा टाइप ऑफ डाटा देखेंगे हम और उसके हिसाब से अपना चार्ट या ग्राफ बनाएंगे। फिर एक स्टोरी बिल्ड करते हैं, नरेटिव बिल्ड करते हैं। देन लास्ट स्टेप, प्रेजेंट द स्टोरी क्लियरली। नेक्स्ट इज एथिक्स इन डाटा स्टोरी टेलिंग। एथिक्स क्या फॉलो करने चाहिए डाटा स्टोरी टेलिंग में? सबसे इंपॉर्टेंट है ये
क्या कि हमें मैनिपुलेशन नहीं करना, हमने एक्यूरेट डाटा शो करना है, कोई मैनिपुलेटेड डाटा नहीं होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी हो मेंटेन करके रखनी है, बायसनेस को अवॉइड करना है, प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करना है, एंड रिप्रेजेंटेशन जो होती है वो क्लियर होनी चाहिए। एथिकल स्टोरी टेलिंग जो होगी वो ट्रस्ट बिल्ड करेगी और वो ऑडियंस के साथ ज़्यादा कनेक्ट कर पाएगी। एक एग्जांपल देखते हैं कि स्टोरी टेलिंग क्रिएट करते कैसे हैं हम। सबसे पहले हम, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है एक स्टूडेंट परफॉर्मेंस एनालिसिस का। एक बच्चे के मार्क्स दिए हुए हैं फॉर जनवरी मंथ, फेब मंथ, मार्च मंथ, अप्रैल मंथ एंड मई मंथ। तो हम उसको एनालाइज करेंगे, एक स्टोरी को क्रिएट करेंगे। स्टेप 1 होता है ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना। तो ऑब्जेक्टिव क्या डिफाइन किया है? टू अंडरस्टैंड हाउ स्टूडेंट्स परफॉर्म्ड इन एग्जाम्स ओवर 5 मंथ्स। देन वी हैव द डेटा। यहाँ पे हमने टेबल में डेटा शो किया हुआ है, जिसको हम बाद में स्टेप 3 में विजुअलाइजेशन से एक लाइन चार्ट को यूज़ करेंगे। लाइन चार्ट कैसे यूज़ करेंगे? जैसे कि हमने ऐसे ग्राफ बना लेना है, एक साइड पे हमने प्लॉट करना है मार्क्स और एक साइड पे हमने प्लॉट करना है टाइम। एंड फिर ये वाला जो डेटा है, जैसे जनवरी में कितने मार्क्स है, ऐसे इसको प्लॉट करते जाना है। तो ये स्टेप 3 हो जाएगा विजुअलाइजेशन। स्टेप 4 होता है नैरेटिव बनाना या फिर स्टोरी बनाना। तो स्टोरी क्या बना रहे हैं? इन जन टू फेब परफॉर्मेंस इम्प्रूव्ड। जनवरी से फरवरी में परफॉर्मेंस जो है वो बढ़ रही है, क्लियरली बढ़ रही है। एवरेज मार्क्स जो है वो बढ़ रहे हैं। इन मार्च द मार्क्स ड्रॉप्ड। मार्च महीने में क्या हो रहा है कि मार्क्स जो है वो ड्रॉप हो रहे हैं। फ्रॉम अप्रैल ऑनवर्ड्स परफॉर्मेंस इम्प्रूव्ड सिग्निफिकेंटली, मे शोज द हाईएस्ट परफॉर्मेंस। क्या बोल रहा है कि अप्रैल महीने के बाद से परफॉर्मेंस जो है वो बढ़ती जा रही है और मई मंथ में जो है वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, हाईएस्ट परफॉर्मेंस दिखाई दे रही है। एवरेज मार्क्स क्योंकि सबसे ज़्यादा मई मंथ में है, इसलिए हमने स्टोरी बिल्ड कर ली। स्टेप 4 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टेप 5 इनसाइट या क्लाइमैक्स। स्टूडेंट्स परफॉर्म्ड बेस्ट इन में ड्यू टू बेटर प्रिपरेशन या रिवीजन। हमने क्या इनसाइट निकाला, क्या यूजफुल इंफॉर्मेशन निकाली कि जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मई मंथ में अच्छी प्रिपरेशन करके गए होंगे या अच्छी रिवीजन करके गए होंगे, जिसके कारण उनके मार्क्स जो हैं वो मई मंथ में सबसे ज़्यादा इम्प्रूव्ड हैं। देन लास्ट स्टेप इज कंक्लूजन या रेजोल्यूशन। प्रॉपर रिवीजन और कंसिस्टेंसी लीड्स टू बेटर रिजल्ट। कंक्लूजन क्या निकाला कि जो प्रॉपर रिवीजन होती है और कंसिस्टेंसी होती है स्टडी की, वो बेटर रिजल्ट्स लेके आती है। तो इसी तरह हमें डाटा स्टोरी टेलिंग करनी है। इस एग्जाम्पल के थ्रू हमने ये समझ लिया। इसी के साथ एआई का 1 शॉट रिवीजन वीडियो खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।